Hello everyone, how are you? Hope you are doing well. Today's we have the topic communication, and in early lecture we had discussed about the communication type of communication, and introduction and definition of communication, purpose of communication, and verbal and non-verbal communication, and mode of communication. Right. So कम्युनिकेशन थोड़ा सा हम इसे रिकैप करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा व्हाट इज कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच वी हैव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट, फीलिंग एंड शेयर्स, थॉट, फीलिंग एंड इंफॉर्मेशन, राइट। तो दिस इज कम्युनिकेशन। इसके बारे में लास्ट टाइम हमने देखा। अभी कम्युनिकेशन के बारे में जाना है। इसका डेफिनेशन क्या था, इंट्रोडक्शन क्या था, पर्पस क्या था, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। तो हमने पर्पस के बारे में देखा। पर्पस क्या हो सकता है नर्सिंग में, व्हाट इज पर्पस? हाँ, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। और ओके, हाँ, जो ये तीन मेन पर्पस हैं। लेकिन नर्सिंग में इसका क्या रेलिवेंस हो सकता है? नर्सिंग में तो किसी को कोई प्रोपेगेंडा नहीं करना है ना, राइट, या एंटरटेनमेंट नहीं करना है। नर्सिंग में क्या पर्पस हो सकता है, क्या सिग्निफिकेंस है? कलेक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ डाटा, असेसमेंट ऑफ पेशेंट, हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ पेशेंट। पेशेंट को क्या हुआ उसका हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए, डेटा को कलेक्ट करने के लिए नर्सिंग में क्या करते हैं हम, इसका यूज करते हैं। ठीक है, पेशेंट से हम प्रॉपर हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, पेशेंट को क्या हुआ है, कब से हो रहा है, क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो हम अच्छे तरीके से इंटरवेंशन को भी इनिशिएट कर पाएंगे। ठीक है, पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देना है, कौन सी केयर देना है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हम किस लिए करते हैं, पर्पस क्या क्या होता है नर्सिंग में इसका, हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए, असेसमेंट के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए, और ताकि डेटा हम अच्छे से कलेक्ट करें, हिस्ट्री अच्छे से कलेक्ट कर पाएँ पेशेंट का, तो हम उसे अच्छे तरीके से इंटरवेंशन को इनिशिएटिव कर पाएंगे। तो इसका क्या हो गया, पर्पस हो गया। फिर पर्पस के बाद हमने जाना कि जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं, जिसमें हमने देखा कि हमारा सेंडर हो गया, सेंडर, और 4 एलिमेंट हमने देखे जिसमें क्या क्या था, सेंडर, ओके। सो हमने 4 देखे जिसमें हमारा सेंडर, या इसको हम सेंडर को सोर्स बोल सकते हैं, एनकोडर बोल सकते हैं, मैसेज देखा हमने। फिर चैनल, चैनल मीन्स मीडियम, एंड रिसीवर। एंड न्यू जो एलिमेंट यूज हुआ है वो कौन सा है अभी, फीडबैक। इन केस 2 वे कम्युनिकेशन है तो वहां पर फीडबैक प्रेजेंट होगा, और यदि 1 वे कम्युनिकेशन है तो क्या होगा, फीडबैक नहीं रहेगा। मैंने आपको बोला आपका क्या नाम है, हाय पूजा कैसे हो, आपने रिप्लाई नहीं दिया, मुझे इग्नोर कर दिया, तो क्या हो गया, 1 वे कम्युनिकेशन। आपने रिप्लाई दिया कि सर मैं ठीक हूँ, तो क्या हो गया, 2 वे कम्युनिकेशन। तो इसमें फीडबैक का इन्वॉल्वमेंट हो गया, राइट। अब इसके नेक्स्ट फिर हमने देखा कि जो हमारा कम्युनिकेशन है उसके टाइप में, तो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में कौन कौन सा हमारा कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल में क्या क्या आते हैं, जो भी हम सिंपली, मतलब हम फोन कॉल पे बात कर रहे हैं, हम कॉन्फ्रेंस पे बात कर रहे हैं, वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, कोई हम लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, या हम स्पीच दे रहे हैं, तो ये सब किस में हो गया, वर्बल कम्युनिकेशन में। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आता है आपका, आपका बॉडी लैंग्वेज हो गया, आपका वॉइस टोन हो गया, आपका पेसिंग हो गया। बॉडी लैंग्वेज में भी, वॉइस टोन में भी फिर सब डिवीजन है बॉडी लैंग्वेज के अंदर। आपका फेशियल एक्सप्रेशन, पॉज करो, ओके। तो हम देख रहे थे नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन में, जिसमें वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल। तो वर्बल कम्युनिकेशन में जिसमें वर्ड होते हैं उसका 7% यूज़ होता है, और 35% जो यूज़ होता है वो होता है कौन सा, वर्बल कम्युनिकेशन का। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यूज़ होता है 65 to 70%, और जिसमें से 7 to 8% होता है वर्ड का। बाकी का वर्ड के अंदर जो टोन है, पिच है, एक्सेट्रा, उसका यूज़ होता है 15% के आसपास, 15 से 18%। तो मेन जो रोल होता है वो किसका होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, और हाँ, हाँ, राइट। और बॉडी लैंग्वेज आ गया आपका, टोन आ गया, पिच आ गया, प्रॉक्सिमिटी आ गया,
टच आ गया। ये सारा किसमें आ जाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। क्या क्या आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में? अभी सभी को रिपीट करना है, पीपीटी अभी बंद हो गया। तो क्या क्या आता है? बॉडी लैंग्वेज आपका, आपका वॉइस टोन, आपका पिच, प्रॉक्सिमिटी, पेसिंग, वोकेबलरी, डिनोटिव एंड कैनोटिव, ये सब किस में आता है? आपका बॉडी लैंग्वेज में। एंड क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, टाइमिंग एंड रेलिवेंस। लिख लो। फर्स्ट क्या आता है? वोकेबलरी, सेकंड आता है पेसिंग, डिनोटिव एंड कैनोटेटिव, डिनोटिव एंड, एक मिनट उससे बंद करना। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। जब भी आप कुछ ऐसा फील्ड में जाते हैं, एजुकेटर का कोई आप स्पीच देते हैं, स्पीकर बनते हैं ना, तो इसका बहुत रेलिवेंस होता है। छोटी छोटी माइनर चीज़ें होती हैं, लेकिन हम माइनर चीज़ों पर भी फोकस करें तो वही हमारी लाइफ में बिग रिजल्ट लेके आती है और वही इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी को इम्प्रूव करती है ना। तो जितना क्वालिटी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, हमको माइनर चीज़ों पे, इवन छोटी छोटी चीज़ों पर भी हमको फोकस करना होगा यदि हम अच्छा कम्युनिकेशन इसमें कर सकते हैं तो इसके लिए इसको नॉन वर्बल में, सॉरी, ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर मैंने बताया आपका वोकेबलरी फर्स्ट है, सेकंड है पेसिंग, एंड थर्ड वन इज द डिनोटेटिव, एंड फोर्थ है सिंप्लिसिटी, फिफ्थ है क्लैरिटी, क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, ब्रेविटी मीन्स ब्रीफ इन शॉर्ट, टाइमिंग एंड रेलिवेंस, नेक्स्ट है टाइमिंग एंड रेलिवेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, टाइमिंग एंड रेलिवेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, एंड नेक्स्ट है क्रेडिट, क्या है? क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड ह्यूमर, क्रेडिबिलिटी एंड लास्ट है ह्यूमर। ठीक है, ह्यूमर, HUMOR, ह्यूमर। क्लियर हुआ सभी को? रिपीट करो क्या क्या है, रिपीट करो एक साथ। फर्स्ट क्या है? वोकेबलरी, सेकंड क्या है? पेसिंग, थर्ड क्या है? डिनोटिव एंड कैनोटेटिव, डिनोटेटिव एंड कैनोटेटिव। फिर नेक्स्ट क्या है? सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, टाइमिंग एंड रेलिवेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, क्रेडिबिलिटी एंड ह्यूमर। अभी फर्स्ट में क्या होता है? वोकेबलरी मीन्स कि हम किस वोकेबलरी का यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मराठी पीपल हैं तो वो मराठी लैंग्वेज में यदि हम कम्युनिकेट करेंगे, जब हम लार्ज ऑडियंस को हम जब एड्रेस कर रहे हैं ना, जैसे पॉलिटिक्स में, तो हम मराठी लैंग्वेज का सिमिलर टोन का, सिमिलर वोकेबलरी का यूज़ करेंगे तो क्या होगा? अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसी की जगह हम यदि इंग्लिश का यूज़ करेंगे या फिर कन्नड़ लैंग्वेज का यूज़ करेंगे या फिर गुजराती का यूज़ करेंगे तो समझ आएगा क्या? नहीं आएगा। आएगा जिसको थोड़ा बहुत आ सकता है, लेकिन वो एक डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाएगा, वो इमोशन को फील नहीं कर पाएगा, फुली एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो ये कम्युनिकेशन का भी इसका रोल होता है कि हम किस लैंग्वेज में सामने वाले के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो कौन सी वोकेबलरी का हम सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी वोकेबलरी का हम यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरिटी इन लैंग्वेज में सिमिलरिटी रहती है तो हम जल्दी से कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो हम सिमिलरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यदि लैंग्वेज सिमिलर है तो हम क्या करते हैं? जल्दी से सामने वाले से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, कभी किसी ने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं, ठीक है, आप कहीं दूसरे स्टेट में या फिर आप अब्रॉड कहीं घूमने के लिए गए और वहाँ पे आपको कोई अपने इधर का मिल जाता है तो आपकी फ्रेंड से उससे क्या है? जल्दी से हो जाती है। ठीक है, जैसे आप किसी अदर स्टेट में गए और अचानक से कोइंसिडेंस आपको कोई मिला, उसने कहा मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, आपने कहा मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, फिर उसने कहा आप कौन सी स्टेट से हो, उसने कहा मैं थाने डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अब डिस्ट्रिक्ट आपने पूछा आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, उसने कहा मैं थाने से हूँ, आपने कहा मैं भी थाने से हूँ। तो आपकी और इसकी जो फ्रेंडशिप है, कनेक्शन है, वो जल्दी से हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिमिलरिटी हमने उसके साथ और हमारे साथ मैच की।
तो हमारा जल्दी से उसके साथ बिल्ड हो गया रिलेशन। तो सिमिलरिटी जो लैंग्वेज में भी हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं सामने वाले के साथ, उसका उसके इसके अलावा उसका बिलीव, वैल्यूज एंड परसेप्शन, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इंटरेस्ट क्या है सामने वाले का, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है ना। अभी उसके बिलीव, वैल्यूज ये भी हमारे डिपेंड करते हैं कि जब हम स्पीच दे रहे हैं या फिर हम लार्ज पब्लिक को एड्रेस कर रहे हैं, तो स्पीकर जो है या फिर जो ऑडियंस है उनका बिलीव, वैल्यूज एंड परसेप्शन क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, वो भी इसमें इम्पोर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट ये वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर वोकेबलरी में फिर हमने देखा कि हम कौन सी वोकेब का यूज़ कर रहे हैं, मीन्स कौन सी लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका भी रोल होता है। सिमिलरिटी लैंग्वेज रहती है तो मैंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग जो है वो कल्चरल हो गया, ग्रुप इथनिसिटी हो गया, तो इसमें हमारा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होता है, राइट। जैसे कि अब हम लोग इधर जैसे कभी महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में हर अलग अलग स्टेट से सभी लोग रहते हैं ना, लेकिन उनके इधर ही कोई यूपी से है, कोई बिहार से है, कोई एमपी से है, तो सिमिलर जब लोग मिलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं सिमिलर लैंग्वेज में, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिलेशन है वो अच्छा फील्ड होता है। नेक्स्ट है पेसिंग। पेसिंग मीन्स क्या होता है, सही समय पर जब आप स्पीच दे रहे हैं तो छोटा सा एक बीच में बिटवीन में पॉज लेना, जब भी आप कोई एक इम्पैक्टफुल सेंटेंस बोल रहे हैं, तो इम्पैक्टफुल सेंटेंस बोलने के बाद थोड़ा सा पॉज लेना, ताकि जो ऑडियंस है वो उसको अंडरस्टैंड कर पाए, वो माइंडली उस चीज़ पे थिंक कर पाए। तो बीच बीच में हम कोई भी एक इम्पैक्टफुल सेंटेंस बोलते हैं उसके समय पे आपको पॉज लेना, गुड। तो जिससे क्या होता है, जैसे आपने कभी देखा होगा कि वो क्या क्लैपिंग करते हैं, ताली बजाते हैं, तो हम पॉज लेते तो उनको टाइम मिलता है, कंटिन्यूसली हम बोले जा रहे हैं तो क्या होगा, सामने वाले को अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो ये भी हमको ध्यान में रखना होता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं बोलना है और बहुत ज़्यादा रुक रुक के भी नहीं, ताकि लोगों की नींद आने लगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होना चाहिए, हमारा जो वॉइस का हमारा कमांड है इस पे, पेसिंग पे, वो भी हमारी जब भी हम स्पीकिंग करते हैं तो वो हमारा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। यूजिंग राइट टाइम इन ऑर्डर टू मेक कम्युनिकेशन इफेक्टिव, सेंडर मस्ट स्पीक स्लोली, क्लियरली एंड यूज पॉज। स्लोली बोलना है, क्लियरली, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं। अब इसमें क्या होता है, रिदम होता है, रिदम और रेट दो चीज़ें आती है, तो हमको बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना है, बहुत कम भी नहीं। स्लोली मतलब थोड़ा सा पॉज लेके बोलना है आपको। और इसके अलावा नेक्स्ट स्पेसिंग में स्पीक स्लोली, क्लियरली एंड यूज पॉज टू स्ट्रेस पार्टिकुलर पॉइंट, गिविंग पॉज हेल्प टू लिसनर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो सिंपल यही है कि सही जगह पर आपको थोड़ा सा पॉज लेना, जब भी आप कोई सेंटेंस वगैरह शिफ्ट कर रहे हो या कोई इम्पैक्टफुल सेंटेंस बोला है, थोड़ा सा पॉज लेके फिर उसको आगे की तरफ बढ़ना। अब इसमें हेल्थ में कैसा रहेगा, वाइल गिविंग हेल्थ एजुकेशन ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, नर्स शुड गिव हाई वेटेज टू दी बैलेंस डाइट, ठीक है। जैसे अब आपका एक पूरा एक आपको बैलेंस डाइट के बारे में आप किसी पेशेंट को टीच कर रहे हो, उससे एजुकेशन दे रहे हो, तो बैलेंस डाइट के जो बैलेंस डाइट है, उस जो वर्ड है पार्टिकुलर, उस पर आपको थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा देना है। जब आप उस पर कैसे बोल सकते हैं, उस पर थोड़ा सा जोर ज़्यादा देना है, क्योंकि एक पार्टिकुलर आपने टॉपिक लिया, जैसे आप हाइपरटेंशन पे टीच कर रहे हैं, तो हाइपरटेंशन वर्ड जब भी आएगा उस पर थोड़ा सा आपको ज़्यादा जोर देना है, उस पर थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा देना है, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग हो पाए। तो ये पेसिंग का इसमें यूज़ होता है। डिनोटेटिव एंड कैनोटेटिव मीनिंग क्या होता है कि द डिनोटेटिव मीनिंग, जैसे हम किसी चीज़ को डिनोट करते हैं, है ना, डिनोट वर्ड सबने सुना होगा कि भाई किसको इंडिकेट कर रहे हैं, किसको हम डिनोट कर रहे हैं। तो इसमें सिमिलर लैंग्वेज का रोल होता है, जैसे कि मैंने बताया कोई मराठी पीपल है तो मराठी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, कोई पंजाबी है तो पंजाबी का यूज़ कर रहा है, तो कोई गुजराती है तो गुजराती का यूज़ कर रहा है, तो उनका जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें वो कम्प्लीटली उसको फील कर पाते हैं। कैनोटेटिव मीनिंग होता है, मीनिंग इज टू interpretation of the word, meaning influenced by the thought, feeling or ideas people have about the word। अब कैनोटेटिव मीन्स उसको जो वर्ड बोला है उसको फील करना। अभी जैसे मैं इंग्लिश में बोलूँ और शायद आपका उतना अच्छा इंग्लिश का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, तो मैंने जो वर्ड बोला है उसमें मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, तो वो फीलिंग क्या है, मेरा इमोशन क्या है, वो आप नहीं समझ पाओगे, पर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। आ रहा है समझ। लेकिन जो लैंग्वेज आपकी है उसमें यदि कोई बोल रहा है तो आप वहाँ पे उसका उसका इंटेंशन क्या है, उसका मूड क्या है, उसका फीलिंग क्या है, थॉट क्या है, वो भी आप उसमें समझ सकते हो, उसका बिलीव वैल्यूज़ क्या है।
आया समझ। तो ये डिनोटेटिव एंड कैनोटेटिव में होता है कि जिस जगह पर आप हो उसी आपको सिमिलर लैंग्वेज का यूज करना, ठीक है। नेक्स्ट सिंप्लिसिटी, फॉर इफेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन सेंडर मस्ट यूज सिंपल लैंग्वेज, इजिली अंडरस्टूड वर्ड, ब्रेविटी एंड कंप्लीट वर्ड। जो भी आप यूज कर रहे हैं, सिंप्लिसिटी मतलब टू बी सिंपल रखना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना है, ज़्यादा जो जार्गन्स आते हैं, हाई वोकैब आता है, अपने आप को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए कई बार हम क्या करते हैं कि ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते हैं जो कि किसी को समझ ही नहीं आते हैं, ठीक है। तो जो जार्गन्स वगैरह होते हैं उनका कम यूज करना है, शॉर्ट एंड सिंपल रखना है, स्वीट रखना है, अपनी जितनी इजी में बोल सकते हैं उतना ही इजी में समझाना है। तो ये हो गया सिंपली सिंप्लिसिटी, ठीक है। अभी जैसे मैं अभी इधर बात करूं पर मैं बहुत ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज का यूज़ करूं या जार्गन्स का यूज़ करूं या हाई वोकैब का यूज़ करूं, है ना, तो शायद आपका इंटरमीडिएट के अबव का यूज़ करूं तो शायद आपको समझ नहीं आएगा। तो मुझे समझ आ रहा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो फिर उसका स्पीच का कोई रेलिवेंस नहीं है। तो सिंप्लिसिटी रखना है, तो इसका आपको ध्यान देना है। जैसे कि ऐसे आप नर्स हो तो इंस्टेड ऑफ सेइंग योर लेग विल बी कट, आप अपने पेशेंट को क्या बोल दिया कि आपका पैर कट होगा, ठीक है। उसको कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई गैंग्रीन हो गया, तो आपने क्या बोला डायरेक्ट पेशेंट को कि आपका पैर कट होगा, तो उसकी जगह आप क्या बोल सकते हैं, ड्यू टू गैंग्रीन फॉर्मेशन पार्ट ऑफ लोअर लिम्ब विल बी कट बाय कीपिंग योर कॉन्शियसनेस। अब डायरेक्ट आप किसी को बोलेंगे कि भाई आपका पैर कट होगा, आपके पास पेशेंट आए, तो उसको थोड़ा सा क्या होगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसे थोड़ा सा समझाना है कि गैंग्रीन में क्या होता है, टिश्यू एंड सेल्स वहाँ के डैमेज हो जाते हैं, सेल्स और टिश्यू वहाँ के डैमेज हो गए, पैर आपका नीचे का खराब हो गया है, ये और ज़्यादा आगे ना बढ़े, आपकी डिसीज ज़्यादा ना हो, इसके लिए हमको इसको कट करके अलग करना पड़ेगा। इस तरीके से आप समझाएंगे तो थोड़ा उसे अच्छा लगेगा। पर डायरेक्ट आप बोलोगे कि किसी को आप डायरेक्ट बोलोगे कि आप मरने वाले हो, तो क्या होगा, वो शौक में चला जाएगा, डर जाएगा, है ना। तो उसे एक समझाने का एक तरीका होता है, सिंपल ये बताया जा रहा है यहाँ पे, तो इस तरीके से सिंपली उसको अच्छे तरीके से बताना है। क्लैरिटी एंड ब्रेविटी, जो भी आप मैसेज दे रहे हैं वो आपका मैसेज शुड भी आपका वेरी सिंपल होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, मिनिमाइज कंफ्यूजन उसमें क्रिएट नहीं होना चाहिए, एंड वेर इज इट, सिंपल कम्युनिकेशन होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कोई बात कर रहा है, इतना घुमा फिरा के कर रहे हैं, हम क्या बोलते हैं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करो, कट टू कट बात करो, सीधा पॉइंट पे आओ, ठीक है। तो एक ही बात को 10 मिनट में कहना है, 10 मिनट की जगह हम उसे 5 मिनट में कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो जितना अच्छा वर्ड हो सकता है, जितने अच्छे सेंटेंस हो सकते हैं, वो 5 मिनट में उसको यूज करना। कई बार जब आप स्पीच के लिए जाते हो वहाँ पे आपको 3 मिनट होते हैं बोलने के लिए, 3 मिनट में जैसे एक आपको टॉपिक दिया कि आपको इंडिया के ऊपर, भारत देश के ऊपर बोलना है, एंड यू हैव 3 मिनट, आपके पास 100 या 500 पार्टिसिपेंट है, स्टूडेंट, अब वो 3 मिनट में आप कितना अच्छा भारत देश के ऊपर बोल सकते हो वो आपको बोलना है स्पीच क्या बोलते हैं इसको, कॉम्पिटिशन में। तो फिर वहाँ पे आपको एनालाइज करते हैं कि किसका अच्छा रहा, आया समझ। तो क्लियर रखना है, शॉर्ट एंड स्वीट रखना है, सिंपल रखना है, टाइमिंग एंड रेलिवेंस। टाइमिंग एंड रेलिवेंस मीन्स क्या होता है, इफ द मैसेज कन्वे इन द सिंपल लैंग्वेज लेस टाइम विल बी कंज्यूम फॉर अंडरस्टैंड। टाइमिंग जैसे लेक्चर कितने मिनट का होता है, 45 मिनट, या कोई स्पीच हम देते हैं यूजुअली कितने होती है, 5 मिनट की, तो उतने समय में उसको कंप्लीट करना, ना कि बहुत ज़्यादा देर तक। और कोशिश करोगे जैसे आपको 5 मिनट का टाइम दिया है तो वो 4 मिनट में ही आपके, 4.5 मिनट में ही आपको कंप्लीट हो जानी चाहिए। एग्ज़ाम को आपको 3 घंटे का टाइम है तो 3 घंटे के 15 मिनट पहले ही आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से लेक्चर का टाइम हमारा एक यूजुअली 45 मिनट, 1 घंटे का रहता है, तो उतने समय में हमको उसको क्लोज करना है, उतने ही हमको टॉपिक लेना है। देन एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी मीन्स सिचुएशन के हिसाब से, पेशेंट का मूड क्या है उसके हिसाब से हमको एडेप्ट होना। इनकेस आप पब्लिक स्पीकिंग भी दे रहे हैं, आप पेशेंट भी आपका है, तो उसके मूड के हिसाब से हमको बोलना। पेशेंट का यदि मूड थोड़ा सा सैड है तो हम वहाँ पे एंटरटेनमेंट की बात उसके साथ नहीं कर सकते, हैप्पी ज़्यादा बात नहीं कर सकते। यदि वो हैप्पी है तो हमको भी थोड़ा सा, अभी जस्ट एग्जाम्पल की पेशेंट थोड़ा सा सैड है, ठीक
ठीक है। ऑन द डेथ ऑफ क्लाइंट वार्नर स्टूड एक्सप्रेस, ठीक है। अब जैसे किसी का डेथ हो गया, इनकेस ऑपरेशन थिएटर में आप या कहीं पर भी आईसीयू में आपका पेशेंट का डेथ हो गया, तो आप उसे अपने हैप्पी एक्सप्रेशन के साथ जाके नहीं बोल सकते कि कॉन्ग्रेचुलेसन आपके पेशेंट की डेथ हो गई है, राइट। इनकेस किसी बच्चे का जन्म हुआ है, डिलीवरी हुई है और लड़का हुआ है, तो आप बाहर जाके एक्साइटमेंट से बोलेंगे कि कॉन्ग्रेचुलेसन आपको लड़का हुआ है, मिठाई खिलाइए, राइट। तो इस तरीके से आप एक्साइटमेंट की फीलिंग लाके, इमोशन लाके वहां पे बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आपको लड़का हुआ है, मिठाई खिलाइए, राइट। पर डेथ हुआ है, थोड़ा सा वहाँ पे आपके टोन में भी थोड़ा सा लो पिच में बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा सैड होके आपको बोलना पड़ेगा कि सॉरी फॉर दैट, मतलब हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की, जितना एफर्ट हमसे हुआ, लेकिन सॉरी फॉर, हम आपके पेशेंट को नहीं बचा पाए। तो इस तरीके से आप बोलने का तरीका होता है। तो सिंपल कि भाई सिचुएशन के हिसाब से बोलना। जब भी आप कहीं स्पीच भी दे रहे हैं, पहले ऑडियंस को थोड़ा सा ऑब्जर्व करना, उनका माइंड का स्टेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको बताना। एंड क्रेडिबिलिटी, नेक्स्ट क्या था? क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी मीन्स क्या होता है? वर्थिनेस ऑफ बिलीफ और ट्रस्ट, रिलायबिलिटी। अब जो भी चीज़ें बोल रहे हैं, अब आप सही चीज़ें बताएंगे तो आपको बोलने के लिए कॉन्फिडेंस आएगा ना। यदि आप कुछ फेक बोलेंगे तो आपको क्या होगा? कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। सो आपको क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना, वर्दीनेस, बिलीफ, ट्रस्ट, ट्रस्ट वर्दीनेस होना, रिलायबिलिटी होना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Nurse foster credibility by being consistent, dependable, and honest. For his nurse must knowledgeable as well as skillful. तो नॉलेज नर्स है, स्किलफुल भी होना चाहिए, नॉलेजेबल भी होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। यदि ट्रस्ट वर्दी नहीं होगा तो क्या होगा? किया है। ओके, सो क्रेडिबिलिटी मीन्स वर्दीनेस और बिलीफ, है ना। ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। इसमें और कैसे इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं? किसी भी हम जो रियल सेल्फ है वो हमको बताना, या किसी ने भी हमको कुछ बताया तो उसको हमको रियली मतलब टू बी ऑनेस्टली स्पीक करना। देन ह्यूमर। ह्यूमर्स क्या होता है? ह्यूमर मीन्स सिंपली कि जब पेशेंट आपका थोड़ा सा ज़्यादा सैड हो रहा है, ज़्यादा एंजाइटी में है, तो थोड़ा सा बीच बीच में उसको ह्यूमर मीन्स उसकी हेल्प करना, थोड़ा एंटरटेनमेंट करना, लाइक दैट। जैसे बीच बीच में आप कभी बोर होते हैं तो मैं कुछ ऐसा एक स्टोरी सुना देता हूँ, या कोई ऐसा जोक मार दिया, है ना, या कुछ ऐसा बोल दिया ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये क्या हो गया? एक ह्यूमर का ऐड करना। तो ये हर एक ह्यूमन का एक माइंड ही होता है, वो डिस्ट्रैक्टेड ही होता है, वो कम्प्लीटली फोकस नहीं कर पाता है एक जगह पे। तो बीच बीच में थोड़ा सा, ताकि वो अलर्ट हो जाए, क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं हम, बीच बीच में कोई एक्टिविटी वगैरह डाल सकते हैं। जो आप लॉन्ग, स्पेशली जब आप लॉन्ग स्पीच दे रहे हैं 1 घंटे 1.5 घंटे का, तो हर एक 30 मिनट के इंटरवल में या फिर 1 आवर के इंटरवल में थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी वगैरह उसमें डालना, या फिर ह्यूमर का ऐड करना। आया समझ? तो दिस इज कॉल्ड ह्यूमर। अब नर्सिंग में इसका क्या यूज हो सकता है? ह्यूमर इज यूजफुल इन केस क्लाइंट फाइंड लोनलीनेस इन हॉस्पिटल हैविंग पेनफुल सिचुएशन। ह्यूमर हेल्प टू प्रमोट सेंस ऑफ वेलबींग। पेशेंट को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, लोनली फील हो रहा है, थोड़ा सा मुझसे हंसी मजाक, जोक मोक कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड ह्यूमर। आया समझ? तो ये किसके अंदर आ गया? वर्बल के अंदर। अभी हम देखेंगे नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में फर्स्ट है फिजिकल अपीयरेंस। नोट इट, नोट करो। फर्स्ट है फिजिकल अपीयरेंस। सेकंड है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आता है आपका पोस्चर, जेस्चर। वो वर्बल कम्युनिकेशन में है। नेक्स्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फिजिकल अपीयरेंस, आपका अटायर, फिजिकल अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आपका पोस्चर एंड जेस्चर। पोस्चर जैसे मीन्स उसका गेट एंड पोस्चर, एंड जेस्चर। नेक्स्ट है जेस्चर, GESTUR, जेस्चर। ट्राई करो, होगा तो। आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, ऑब्जर्वेबल, ऑटोनॉमिक, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। ऑब्जर्वेबल, ऑटोनॉमिक, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स।
ऑब्जर्वेबल ऑटोनॉमिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट है वॉइस एंड रिलेटेड बिहेवियर। ऊपर से सर्च करो वॉइस एंड रिलेटेड बिहेवियर। वॉइस एंड रिलेटेड बिहेवियर। वॉइस वॉइस बोलना, वॉइस एंड रिलेटेड बिहेवियर। ओके, तो फर्स्ट क्या है, नॉन वर्बल के अंदर भी हम देखेंगे फर्स्ट क्या है, एक बार रिपीट करेंगे सभी। फर्स्ट क्या है, हाँ थोड़ा लाउडली बोलो, फर्स्ट क्या है, सेकंड बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर एंड पोस्चर। नेक्स्ट जेस्चर, फिर आई कांटेक्ट, ऑब्जर्वेबल ऑटोनॉमिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट रिलेटेड, वॉइस रिलेटेड बिहेवियर। तो अब इसमें क्या आता है, सबसे पहले तो फिजिकल अपीयरेंस में, फिजिकल अपीयरेंस में मीन्स आपका जेस्चर पोस्चर, आपका नॉट जेस्चर पोस्चर, फिजिकल अपीयरेंस में आपका क्लोथिंग, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका फिजिकल अटायर, आपने किस तरीके के कपड़े वगैरह वियर किए, आपकी ड्रेसिंग सेंस क्या है, ग्रूमिंग हो गया, आपका पर्सनल हाइजीन हो गया, एक्सेट्रा। सो clothing, dressing, grooming, hygiene provide information regarding social, financial status, culture, religion group, association, and even the self-concept change in the client dressing sense give a culture clue regarding the health। अब इसमें क्या आपका फिजिकल अपीयरेंस जैसा भी रहता है, जैसे आपने जो भी ड्रेस पहना है, जैसे आप नर्स हैं तो आप क्या पहनते हैं ना, एक नर्सिंग का आपका एप्रन हो गया ना, या फिर जो आपकी यूनिफॉर्म होती है जब आप ओटी में जाते हैं तो वो आप ड्रेस पहनते हैं। कोई डॉक्टर है या फिर कोई पुलिस में है तो वो अपनी ड्रेस पहनता है ना, ट्रैफिक पुलिस वाइट ड्रेस पहनता है। और कौन कौन पहनता है ड्रेस ना, कोई यदि संत महात्मा है तो वो उस तरीके की ड्रेस पहनता है, कोई यदि कोरियोग्राफर है, डांसर वगैरह है तो उस तरीके की ड्रेस पहनता है, कोई स्पोर्ट में है तो उस तरीके की, तो हम ड्रेस। ओके, तो फिजिकल अपीयरेंस में हमारा ड्रेसिंग है इटसेल्फ, वो भी हमारी आइडेंटिटी को रिवील करती है ना। जैसे कोई पुलिस है तो वो अपनी वर्दी पहनता है, कोई डॉक्टर है तो वो एप्रन पहनता है ना, या कोई स्पोर्ट्स में है तो वो स्पोर्ट वाली ड्रेस पहनता है, कोई आर्मी में है तो वो आर्मी वाली ड्रेस को वेयर करता है। तो ड्रेस से हम क्या करते हैं, लोगों को जज करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को वो रिवील करता है। ठीक है, तो ड्रेस का, हमारे अटायर का भी, हमारी नॉन वर्बल में फिजिकल अपीयरेंस में आपका ग्रूमिंग का भी आता है। जैसे आप रेलवे स्टेशन से जाते हैं, आप किसी बेगर्स को, भिखारी को देखेंगे तो आपको उसको देख के पता चलेगा कि ये कौन है, भिखारी। उसकी पर्सनल ग्रूमिंग, उसकी ड्रेसिंग को देख करके, उसके हाइजीन को देख करके आप बता देंगे ये भिखारी है, राइट। तो ड्रेसिंग सेंस का भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्रूमिंग हो गया हमारा, हाइजीन हो गया, वो भी हमारे सोशल एंड फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में, आपके कल्चर के बारे में, ग्रुप के बारे में आपको बताता है। कोई यदि कोई आपको बुर्का पहना है या किसी ने कैप लगाया है, दाढ़ी बड़ी बड़ी है, तो आप क्या कंसिडर करेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी से है, ठीक है। या हिंदूज में ज़्यादातर साड़ी वगैरह वेयर किया है ना यूजुअली, तो हम इस तरीके से हम उनको एनालाइज कर सकते हैं कि सामने वाला किस रिलीजन से है, किस कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। गुड इट, आया समझ। तो ये क्या हो गया, बॉडी लैंग्वेज। उसने तो हमें बोला नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, या मैं इस कल्चर से हूँ, मैं भिखारी हूँ, या मैं पुलिस हूँ। आपने कैसे एनालाइज किया, उसकी ड्रेसिंग को देख के। तो ये किसके अंदर आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। फर्स्ट पॉइंट आपका फिजिकल अपीयरेंस, आया समझ। आपका ड्रेसिंग सेंस फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर एंड जेस्चर। तो किसी ने कहा है कि एक स्टेटमेंट है कि एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। क्या है, एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे अभी यहाँ पे खड़ा होके बोलूँ कि बच्चों सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, है ना, अच्छा पढ़ना है, अच्छा करियर बनेगा, तो मैं कैसा एक कार्टून के जैसा लग रहा हूँ। अभी मैं इसी को बोलूँ कि सभी को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, सभी अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे नंबर लेके आएंगे, अच्छा फ्यूचर बनेगा। तो इसमें मैंने वॉइस टोन में भी शिफ्ट किया, मेरे जेस्चर पोस्चर का, हाथ का भी मूवमेंट किया। सिर्फ मैं यहाँ पे पढ़ूंगा,
सभी को अच्छे से खुश रहना चाहिए, सभी खुश रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। अब इसमें ना मेरा वॉइस में शिफ्ट हो रहा है ना मेरे बॉडी लैंग्वेज में शिफ्ट हो रहा है। मेरे वॉइस पिच में भी लो पिच हाई पिच कब मुझे करना है, कब मुझे जेस्चर पोस्चर का यूज करना है एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हो गया हमारा बॉडी का जेस्चर एंड पोस्चर। इसलिए क्या बोला जाता है कि एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स। तो एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जस्ट अभी हमने देखा कि 65% क्या होता है आपका बॉडी लैंग्वेज का यूज होता है। कितने परसेंट? 65%। 30% होता है आपका वर्बल का, जिसमें भी हमने वॉइस टोन का और एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें भी देखा जस्ट। तो सिंपल सा है, आपका बॉडी लैंग्वेज का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज से आपका कॉन्फिडेंस दिखता है, आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, आपकी आइज का मूवमेंट, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपका हैंड शेकिंग स्टाइल, आपका आई कांटेक्ट ना। तो ये सारा किस में आता है? आपके जेस्चर एंड पोस्चर में। Gesture means of using of hand body part explaining the things. Gesture are invaluable way of communication for client with deafness. ओके अब जेस्चर एंड पोस्चर का हम कैसे यूज करते हैं? हाथ पैर का हिलाना, मैंने बोला कि भाई ये क्या हो गया? हाई बाय, राइट। मैंने इधर इशारा किया, ये क्या हो गया? कम हियर, है ना। और हम क्या यूज करते हैं? ये क्या हुआ? ये ईटिंग, खाना खाना है, ये पानी पीना है, ड्रिंक नहीं पानी पीना है, दारू नहीं पीना, ठीक है। ये क्या हो गया? पानी पीना। और क्या इशारा करते हैं हम? आईब्रो का कभी ऐसा करते हैं, कभी ये हमने फेशियल एक्सप्रेशन में कल देखा। तो ये सब क्या इसमें हो गया हमारा, ठीक है। तो बॉडी हमारा जेस्चर एंड पोस्चर, हैंड का मूवमेंट हमारे बॉडी लैंग्वेज का एक्सेट्रा। नोडिंग हो गया, समटाइम हमको कोई कह रहा है तो हम उससे सर को थोड़ा सा हिला के थोड़ा सा लीन फॉरवर्ड होके बैठना उसकी तरफ, या हम इस तरीके से इनका हम हेडिंग हमारा नोडिंग करते हैं, यस नो, है ना। ऐसा किया तो क्या हो गया? हम डिसएग्री कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे थे हम उससे एग्री कर रहे हैं, ठीक है। सिर हमने किसी के सामने झुकाया तो हम उसके सामने रिस्पेक्ट या रिगार्ड कर रहे हैं। तो ये सारा किसके अंदर आता है? आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर एंड पोस्चर के अंदर। नोडिंग ऑफ हेड्स हो गया, रेसिंग इंडेक्स फिंगर, इस तरीके से आप सिंबल बनाते हैं जब आप सेल्फी लेते हैं। तो ये क्या हो गया? ये किसका साइन होता है? विक्ट्री का साइन होता है, वी फॉर विक्ट्री, ठीक है। आपको किसी चीज़ पर सफल हुए, आप विजय प्राप्त किए, दिस इज साइन फॉर विक्ट्री। और कैसा कैसा मुंह बनाते हैं सेल्फी लेते समय सभी, है ना, ये तो हम दिखाते हैं। और कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अपना आईफोन दिखाने के लिए फेस से ज़्यादा वैल्यू किसकी है? मोबाइल की। तो मोबाइल को ऐसा मिरर के सामने जाएंगे, ऐसा मोबाइल रखेंगे और फोटो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल देंगे, है ना। ऐसे ही कुछ रखते हैं ना, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अभी फेस से ज़्यादा वैल्यू किसकी हो गई? आईफोन की है, जो भी अपना मोबाइल है, मोबाइल फ़ोन की, ठीक है। तो इस तरीके से कौन कौन निकालता है फोटो? आप निकालते हो और सभी निकालते हैं, बिकॉज ऑफ फॉलो करना ट्रेंड को, ठीक है। तो और कैसे कैसे यूज़ करते हैं ना। तो ये सारा किस में आता है? रेजिंग ऑफ इंडेक्स फिंगर। इंडेक्स फिंगर का हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। और इस तरीके से, है ना, कॉल, या हम, है ना, कॉल में, हाँ इस तरीके से क्या है, हाँ ऐसा कुछ तो रहता है। गेट लॉस्ट, ऐसा कुछ करते हैं, गेट लॉस्ट, राइट। तो ये क्या हो गया सारा बॉडी लैंग्वेज। आई कांटेक्ट, आई कांटेक्ट आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है। आई कांटेक्ट आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई कांटेक्ट आपका विलिंगनेस ऑफ क्लाइंट टू लिसनिंग, and lack of eye contact may reflect anxiety, discomfort in communication. Even eye movement reveal feeling, and 4616, इवन आई मूवमेंट रिवील फीलिंग एंड इमोशन, ठीक है। आईज, आईज का भी स्टडी होता है इटसेल्फ। जब हम आई रीडिंग वगैरह सीखते हैं तो आई आपका कॉन्फिडेंस को दिखाता है, आपके इंटरेस्ट को दिखाता है कि आप कितना इंटरेस्टेड हो सामने वाले की बातों में। सामने वाला आपसे बड़ा हो छोटा हो, कितना भी एजुकेटेड हो, डेजिग्नेशन में, पद में, पैसे में, हमेशा आई कांटेक्ट करके ही बात करनी है। क्या करना है? हमेशा आई कांटेक्ट करके बात करनी है। सामने वाला आपसे बात कर रहा है, इधर उधर नहीं देखना है, नीचे नहीं देखना है, ऊपर नहीं देखना है। अभी जनरली क्या करते हैं, सामने हमको किसी की बात में इंटरेस्ट नहीं है, सामने आमने सामने बैठे हैं
तो अब वो बार बार निकाल के अपना मोबाइल चेक करेगा, मैसेज देखेगा, इधर उधर देखेगा, या लेफ्ट साइड देखेगा या राइट साइड देखेगा, ठीक है। यदि उसको इंटरेस्ट है तो वो सामने वाला आई कांटेक्ट करके आपके साथ बात करेगा, नहीं तो आई कांटेक्ट नहीं करेगा, थोड़ी देर में आपको समझ आ जाता है। तो आई कांटेक्ट आपके कॉन्फिडेंस को शो करता है, आपके इंटरेस्ट को, आपकी कितना आप इंटरेस्ट के साथ सामने वाले से बात करें। और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आई कांटेक्ट से हमारी शो होती है। तो मेनली आपका एंजाइटी है, डिस्कम्फर्ट है, सामने वाले का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है ना, तो ये सारी चीज़ें आपके आई कांटेक्ट से शो होती है। इवन आई मूवमेंट रिवील द फीलिंग ऑफ इमोशन, आई बॉल का जो मूवमेंट है वो भी आपकी फीलिंग को, इमोशन को रिवील करता है। आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, आपका आई मूवमेंट, आई बॉल का मूवमेंट बताता है। जब कभी आप सोच करके बोलते हो चीज़ों को तो आपकी आई मूवमेंट राइट साइड में जाती है। कोई चीज़ जब आप याद करके झूठ बोल रहे होते हो तो आपकी आई ब्लिंक होती है और लाइट लेफ्ट साइड में जाती है। ज़्यादा भी नहीं बता रहा, पर आई की स्टडी भी करें तो आई भी आपका काफ़ी चीज़ें रिवील करती है। तो आई कॉन्टेक्ट जब भी आप किसी से बात करें, ज़्यादा घूरना नहीं है, इनकेस बॉयज़ के लिए लड़के हैं कोई देख रहा होगा तो, यदि लड़कियों की तरफ ज़्यादा घूरेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो जितना जेंडर का देख के कि हैंडशेक कितना करना है, अभी किसी किसी जगह पर हैंडशेक करना, जैसे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जाते हैं, ठीक है, तो उनके कल्चर में हक करना, हैंडशेक करना, अमेरिका तरफ जाएंगे, यूके तरफ जाएंगे तो नॉर्मल होता है, लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, अपने नमस्ते करते हैं, ठीक है। कभी कभी हैंडशेक भी करते हैं, वो कभी कभी ट्रॉली भी होते हैं ना, सोशल मीडिया पे हम देखते हैं। तो इस तरीके से कल्चर के अकॉर्डिंग भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। भी मुस्लिम कल्चर में हैंडशेक करना, ज़्यादा पब्लिकली उनको हक करना इतना पॉसिबल, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो वो दूर से ही क्या करते हैं, सलमान खान को एक बार मैंने देखा, शाहरुख खान को, तो ऐसा कुछ तो उनका ऐसा दुआ करते हैं दूर से, इस तरीके से ऐसा हाथ को ऐसा करके वो दूर से ही करते हैं। तो वो अपने कल्चर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस कल्चर में है, कितना वहाँ पर अलाउड है। किसी जगह पर वो नॉर्मल हो सकता है बिहेवियर, किसी पे अब नॉर्मल, तो उस बात का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेबल ऑटोनॉमिक फिजिकल रिस्पॉन्स। ऑब्जर्वेबल फिजिकल रिस्पॉन्स में क्या होता है, सच एस इंक्रीज रेस्पिरेशन, स्वेटिंग, प्यूपिल्स डायलेशन, ब्लशिंग, पल्पनेस ऑल्सो रिफ्लेक्ट द क्लाइंट्स मेंटल एंड फिजिकल। अब जब आप स्पीच दे रहे हैं तो आप नर्वस फील कर रहे होते हैं, नर्वस फील करते समय वो आपका बॉडी लैंग्वेज में शो होता है। आपकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ती है, आपको स्वेटिंग होती है, हार्ट रेट बढ़ता है आपका, है ना, हाथ पैर कांपने लगते हैं, आइस का डायलेशन ज़्यादा हो जाता है। तो वो क्या हो गया, ऑटोनॉमिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। क्या हो गया, ऑब्जर्वेबल ऑटोनॉमिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जब पहली बार आपको कहीं, आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपको कोई बोल रहा है कि आपको पब्लिकली स्पीच देना है आके, तो वो आपके कॉन्फिडेंस में दिख जाता है, जिसकी वजह से आपके हार्मोनल रिलीज होते हैं, आप फेयरफुल की सिचुएशन में आ जाते हैं। इसको क्या बोला जाता है, ऑब्जर्वेबल ऑटोनॉमिक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। फिजिकल कैरेक्टर सच एज हाइट, वेट, फिजिक्स ना, ये सारा भी आपका डिपेंड करता है आपका आपका नेल्स पर, लिप्स पर, लैक ऑफ O2, इसके बारे में ज़्यादा नहीं। फिर हम वॉइस रिलेटेड बिहेवियर, इसमें क्या है, वॉइस टोन से भी आप एनालाइज कर सकते हैं। वॉइस टोन किसी का हैप्पी है, सैड है ना, वॉइस टोन हैप्पी है, गुड है, पिच का उसका लेवल, पिच हाई पिच है, एग्रेसिव है ना, हाइपर एक्टिविटी है, इंटेंसिटी ऑफ उसका वॉइस में, मतलब कि कई बार हम कहते हैं हाई पेन, हम कहते हैं तेरी आवाज़ में ही दर्द है ना, जैसे कई एक्टर्स वगैरह रहते हैं कोई ऐसा सैड, तो वो आवाज़ में ही दर्द है ना, तो आप वॉइस में भी पेन होना है ना, एंड एंजाइटी होना वॉइस में, वॉइस टोन में वो दिखता है। पॉज, कांट एक्सप्रेस, साइलेंस, साइलेंस मीन्स नॉट इंटरेस्टिंग। यदि इनके सामने वाला बिल्कुल साइलेंस है, आप उससे कुछ कन्वर्सेशन इनिशिएट कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो ही और सी इज नॉट इंटरेस्टिंग इन यूर कन्वर्सेशन। फ्लुएंसी, आपकी फ्लुएंसी क्या है, वो भी रिफ्लेक्ट करती है आपकी हाइपर एक्टिविटी को एमंग क्लाइंट्स। तो ये जब आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, जब आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जब आप ओरली कुछ क्वेश्चनरीज मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तब आप ये उससे एनालाइज कर सकते हैं सामने वाला एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, सैड है, हैप्पी है, उसका मूड किस तरीके से है। तो ये सब किस आता है, वॉइस रिलेटेड बिहेवियर में। और इवन हैंड राइटिंग से भी आप पहचान सकते हैं, इनकेस किस कोई गुस्से में रहता है तो उसका हैंड राइटिंग अच्छा नहीं आता है, यदि उसका मूड अच्छा है तो उसका हैंड राइटिंग भी अच्छा आता है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जिनसे हम काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं।
तो अभी फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। आगे हम देखेंगे बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, स्किल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया, और फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, so thank you for watching this. If you have any doubt regarding this, you may ask. Have a great day.